साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा, जैसलमेर से। अभी आपने देखा कोर्ट का आदेश। साथियों, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है। भारतीय संविधान के तहत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत ये नहीं आता है। जैसे कि एक ट्रिब्यूनल हमारा कैट चलता है, लेकिन कैट लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एएफटी का जो गठन हुआ है वो संसद के अंदर, पार्लियामेंट में एक संसदीय कार्यप्रणाली के तहत एमओडी के लिए और एमओडी की तीनों सेनाओं के लिए जो भी डिस्प्यूट होते थे इंटरनल, उसको सेटलमेंट के लिए एक संस्था बनाई गई थी, जिसको आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल कहा गया। ये 2005 के अंदर ये विधेयक लाया गया था और इस विधेयक को पास करके इस संस्था को 2007 में लागू किए गए थे। और इस संस्था के जो नियम, कानून, कायदे भी है वो भी कहीं भी लॉ के साथ में नहीं है। हाँ, लॉ से ये संस्था जो लीगली जो भी लॉ लिखा हुआ है उसका ऐड ले सकती है, उसका सहयोग ले सकती है, उनके कानून के रेफरेंस इसमें दे सकती है। और इसका जो कानून बने हुए हैं वो जब केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ संविधान, एएफटी के जो कानून है, जो लॉ है, उसका भी रेफरेंस वो लोग ले सकते हैं। बस इतना है। बाकी जो इसका जो डिसीजन देने वाला वो अपॉइंटमेंट जो होता है वो अपॉइंटमेंट एमओडी करती है, सरकार करती है। वो भी रिटायर्ड जज और रिटायर्ड एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी, जो कि एक कानूनविद होता है और एक है जो अनुशासन के हिसाब से होता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रेप बोलते हैं। अब ये कोई फैसला दे देती है तो अभी पिछले 2019 के बाद में जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक, और अभी शुक्रवार को या वीरवार को पिछले आज फिर बुधवार है, यानी कि 6 दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने गजब का आदेश दिया था कि ये आप सैनिकों को क्यों परेशान कर रहे हो इस एएफटी के मार्फत। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या था कि सैनिक एएफटी में जाते हैं, एएफटी कानून के तहत, अपने कानून के तहत उनको बेनिफिट दे देती है। वो बेनिफिट जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं करती, और गवर्नमेंट जब एक्सेप्ट ना करके उसके अगेंस्ट में रिट भी लगा देती है। जो एमओडी उसकी हेड है, जो एमओडी के अंतर्गत वो एएफटी चलती है, वही उसके अगेंस्ट के अंदर रिट लगाता है। जिस सरकार ने संसद में कानून पास करके उसको बनाया है वही सरकार उसके अगेंस्ट में रिट लगाती है। तो एक नहीं, 6000 केस अभी तक प्रिंसिपल बेंच समेत अभी तक सारे के सारे जो रिट के दायरे में पड़े हुए पेंडिंग, जो कि सभी एएफटीओ ने फैसला दे दिया है, बेनिफिट दे दिया है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। जिसका पिछले दिनों बहुत बड़ा उदाहरण आया था, एक विधवा का, जिसका चौकी बल के अंदर हस्बैंड खत्म हो गया था और उसको सारी सुविधाएं न मिलने से वो ट्रीटमेंट के तहत सही जगह पर नहीं पहुंच पाया। वो एएफटी में विजय हुई, उसके बाद में हाई कोर्ट में सरकार ने रिट डाल ली, हाई कोर्ट में वो विजय हुई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रिट डाल ली। आखिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये सरकार इन विधवाओं के पीछे क्यों पड़ी हुई। एक विधवा को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटना सरकार की क्या मानसिकता है या क्या उपलब्धि है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो कल परसों जो हमारा एक बहुत ही अच्छा मतलब निर्णय आया है, जो हमारे जितने भी प्रीमेचर आए हुए हैं और सबके लिए हक है उनका, सबने, मैं तो बोलता हूँ प्रीमेचर है ही नहीं ना। क्यों है कि भाई जैसे हमारा जेसीओ जुआर का जो कॉलेजियम है या कॉलम है, कुछ भी है, हमारा 15 साल का टर्म्स एंगेज है, 15+2। उसके बाद में हम लोग आर्मी वाले सिर्फ अपनी रैंक की नौकरी करते हैं, और जितनी जो रैंक हमें वीर करते हैं उस रैंक से एक दिन ज़्यादा हम नहीं कर सकते, जो उसका पीरियड रखा हुआ है। तो हम प्रीमेचर कहाँ से हो गया? आप उसको प्रीमेचर कैसे कह सकते हो? आप हो सकता है कि उस रैंक में अगर उसने पूरी नहीं की है तो आप उसको उस रैंक की जितनी की उतनी तो अपना आप पेंशन दो। नहीं तो जो उसकी मूल, अगर उसने 17 साल मूल कर लिया है तो मूल से तो उसको वंचित मत करो। आप तो मूल से भी वंचित कर रहे हो।
दूसरी बात मैंने पहले भी अपने वीडियो में की है, कोई भी बंदा सेना से आता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एमओडी का, जो हमारा आईएचक्यू है और तीनों सेना के जो अपना हेडक्वार्टर है, उनसे रिलीज होने के बाद में उसको उसका सेंटर रिलीज करता है। तो बंदा गुनाहगार कैसे हो गया? लेकिन बोले किसको सुने कौन? तो मैं रेफरेंस ये आज इसलिए दे रहा था कि भाई बहुत अच्छा हुआ कि हमारा ये हो गया कि हमारे प्रेमेचरों को मिलना चाहिए, एएफटी ने बोल दिया। लेकिन इस एएफटी का कानून, जब सरकार कोई भी अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को साइड में कर देती है, तो एएफटी उसके आगे कितनी सी है? जैसे हम लोग बड़े बड़े जैसे सेना में होता है ना अधिकारी या लोग कुछ भी है, कभी एक जवान जेसी के ऊपर तो कभी भी एक्ट लगा के कभी भी चींटी की तरह मसल सकते हैं। और ऐसा कई सैनिकों के साथ हुआ है। वो आज घर बैठे हुए रो रहे हैं, ना उनके पास पेंशन है ना कुछ और है, और वो बस ठीक है किस्मत के मारे हुए हैं। और ये झूठ नहीं है, आप जब सर्वे करोगे तो बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे जिन्होंने सिर्फ एक सच की आवाज़ उठा दी थी और उनको वो पनिशमेंट मिला। अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो ये आदेश पारित हुआ है प्रीमेचर के लिए, क्या सरकार इसको मानेगी या इसको कोर्ट में लेके जाएगी? और जितने यूट्यूबर भाई है, भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, जब एएफटी का आदेश है तो आपको व्यू और कंटेंट्स पाने के लिए आप क्यों है जो कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश, अगला कोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आता है जहाँ से आदेश दिया जाता है। वो एक ट्रिब्यूनल है और वो ट्रिब्यूनल भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का। तो क्यों भ्रमित करते हो लोगों को कि भाई हाँ जो आदेश देने वाला वो अंदर का हमारा जो आर्मी का डिफेंस का जो हमारा ट्रिब्यूनल है उसने ये आदेश दिया है, कानून ने नहीं दिया। वो कोई सुप्रीम कोर्ट ने, वो हाई कोर्ट ने, या कि नीचे की कोर्ट ने, या फिर हमारे कैट ने। इससे पहले हम कैट में जाते थे ना, हमसे कैट छुड़वाई ना, कैट छुड़वा के ये दिया हमारे को। और इसके पीछे मंशा क्या थी? सरकार कोई भी हो, रीसेटलमेंट। रीसेटलमेंट किसका? जो जैक ब्रांच से आए हुए सारे वकील, सारा स्टाफ, सारे जो भी अधिकारी जहाँ पर भी है, इन सबको पेमेंट कौन कर रहा है? एमओडी कर रही है, सरकार के हेड से कर रही है, एमओडी के हेड से हो रहा है। और एक जवान उसके अंदर अपना केस लेके आता है, जीत भी जाता है, उसको उसका नहीं मिलता है अगर हक, तो फिर वो आदेश पारित क्यों होता है भाई? उसका हक नहीं मिलता तो उसका जिम्मेवार कौन है? जो जवान ने इतनी तकलीफ झेल कर वो आदेश पारित होने के बाद उसका हाथ में जो आया है वो, और कल को मान लो यही आदेश सरकार नहीं मानती है, तो किसको पेनल्टी मिलनी चाहिए? किसको मिलनी चाहिए? कोई न कोई क्योंकि जवान की कोई गलती नहीं है। पहली बात वो प्रीमेचर है नहीं, वो 15+2 अपना बेसिक जितना भी वो करके आए हैं। रैंक सर्विस की या नहीं की वो अलग बात है। उसके बावजूद भी अगर मान लो एएफटी ने आदेश दे दिया है तो क्या सरकार उनको पैसे देगी? क्यों कि ये आदेश अब एमओडी के पास जाएगा, एमओडी बोलेगी रक्षा अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री को, भाई इसका जो बजट दो हमारे को। और जब बजट के लिए सरकार मना कर देगी तो एमओडी कहाँ से देगी? फिर बाद में यही आएगा कि एएफटी सरकार को आदेश नहीं दे सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में पूछा है कि आखिर ये एएफटी है क्या? क्यों जवानों को बर्बाद कर रहे हो? पहले वो वहां खर्च करे, समय खर्च करे, पैसा खर्च करे, बाद में फिर वो हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, तो क्यों जवानों की ऐसी तैसी कर रहे हो? कोई एक रास्ता क्यों नहीं देते उनको जहाँ वो लड़के अपना काम कर सके? इसलिए भाइयों, आदेश की मुझे भी खुशी है, लेकिन ये क्रियान्वयन जब होगा जब हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और सरकार से वो जो पैसा हमारा 2014 से जितने बंदे हमारे अलग किए हुए हैं सबका मिल जाएगा, पीपीओ मिल जाएगा, या आदेश जारी हो जाएगा, ठीक है ना, कार्यालय आदेश जारी हो जाएगा, या सर्कुलर जारी हो जाएगा। जिस दिन सर्कुलर हमारे हाथ में आ गए उस दिन हम अपनी जीत मानेंगे, उससे पहले मैं तो नहीं मानता। तो ये तो होगी हमारी, ये जो कोर्ट चला रहा है ना, कोर्ट नहीं भाई, ये जो कुछ भी है ये कुछ अलग ही है। तो ये होगी एएफटी का। अब दूसरी आगे हम आते हैं ऑनररी रैंक की समाप्ति। आप सभी को पता है कि जो OROP 3 आई है उसके अंदर ऑनररी रैंक को समाप्त कर दिया गया है।
और ऑनरेरियम समाप्त कैसे कर दिया गया, आपको सबसे बड़ा उदाहरण ये दिया हुआ है। जो भी समझते हैं कि एक सूबेदार मेजर एक्स ग्रुप पे का टेबल नंबर 8 का उसकी भी लास्ट पेमेंट 46,300 है, और एक ऑनरेरी कैप्टन चाहे किसी ग्रुप का है जो ऑनरेरी कैप्टन एक्टिव है उसकी भी 46,300 है। अब यहाँ पर नुकसान में कौन है, रैंक कैसे समाप्त होती है कि जो 46,300 जो सूबेदार मेजर है उसको एमएसपी नहीं मिली हुई है 7,750 रुपये, एमएसपी शामिल नहीं है। लेकिन जो ऑनरेरी कैप्टन है उसकी पेमेंट के अंदर 7,750 रुपये एमएसपी शामिल है। यानी कि तीसरी ओआरओपी के अंदर उस कप्तान को, लेफ्टिनेंट को, जो भी है उनको 7,750 नीचे ले आए। अगर इसको अलग रखते तो हम मानते कि भी ऑनरेरी जिंदा है, और अब इस ऑनरेरी के ऊपर ठप्पा लगेगा आपके 8वें पे कमीशन का, जब आपका बिल्कुल ही संपूर्ण बंद कर दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इतिहास में देखो तो 3rd पे कमीशन के बाद में उसी रेशियो से अगर आप लेते हो तो आज एक ऑनरेरी कैप्टन एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर उसकी पेंशन होती है, जिस रेशियो से वो चलता आ रहा है। कोई पीछे मुड़ के देखो। लेकिन चलो 16 के अंदर रनिंग रैंक के अंदर एक रिक्रूट लेफ्टिनेंट आया, उसके बराबर एक 33 साल के लेफ्टिनेंट की बराबर अगर अपन पेंशन कर दी है तो ये तो शर्म की बात ही है ना। और सब बोले कुछ मिला नहीं, मिलेगा कहाँ से भाई। 14 की आपका जो पे कमीशन मिला है उसको 2.5 से गुना करने के बाद में जब पे कमीशन आया था 16-17 के अंदर तो आपकी पेमेंट बहुत हाइक हो गई थी, और यहाँ पर गवर्नमेंट ने सिर्फ 14% फ़ायदा दिया था। अब 14% फ़ायदा दिया था तो आपसे ऑलरेडी जो पीछे वाले थे 15 से वो आपसे आगे निकल गए, अभी तक वो आपसे आगे चल रहे हैं। तो आपको कहाँ से मिलेगा जब तक ये जो पीछे वालों की जो तनख्वाह कम हुई है 7th पे कमीशन में, तो जब तक आप उनके बराबर नहीं आओगे तब तक ना उनको मिलेगा ना आपको मिलेगा। तो ऑनरेरी रैंक ऑलरेडी समाप्त हो गई है। आज एक ऑनरेरी कैप्टन को जो 7,750 रुपये अगर मान लो उस सूबेदार मेजर से ज़्यादा मिलते तब तो वो ऑनरेरी स्टैंड करता है, और अगर वो नहीं मिलता है तो वो सूबेदार मेजर से कम पेमेंट ले रहा है। तो इसका आपको आगे आ ही जाएगा। और अगर है कुछ तो इस पॉइंट को भी सारे जो जितने भी अपने हैं आप लोग संज्ञान में लो, ठीक है ना। और गवर्नमेंट को बोलो भाई, जब 6 अधिकारियों की मतलब टाइम स्केल कर्नल से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन एक कर सकते हो तो भाई एक नायक की, एक हवलदार की, एक नायक सूबेदार की 5-5, 6-6 पेंशन क्यों कर रहे हो। और अगर कर भी दी है तो उस 5 पेंशनों में सबसे ज़्यादा जो पेंशन है वो हर एक को मिलनी चाहिए। तब भी हम मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, जिसकी हाईएस्ट रैंक के अंदर, नायक के अंदर, हवलदार के अंदर या सिपाही के अंदर, तो वही उनको मिलनी चाहिए। आप उठा के उधर तो अधिकारी के लिए तो 6 मतलब रैंकों को इकट्ठी करके एक पेंशन कर रहे हो, यहाँ एक रैंक को आप 5 और 6 के अंदर डिवाइड कर रहे हो। तो ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट में क्या इतने बुद्धू बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, ये भी इसमें भी साजिश है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो ये ऑनरेरी जो भी है समाप्ति है। वैसे भी इसके नीचे जितनी ऑनरेरी मिलती है, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी सूबेदार, ऑनरेरी नायक सूबेदार, ऑनरेरी नायक, ऑनरेरी जो मिलती है उसका 1 रुपया नहीं मिलता किसी को। तो जब रुपया ही नहीं मिल रहा है तो क्यों कागज़ खराब कर रहे हो भाई। गवर्नमेंट उस कागज़ों के ऊपर क्यों खामोखाम मतलब वो पब्लिश करके और वो लिस्टें निकाल के और अपना खर्चा क्यों कर रही भाई, जब पैसा कुछ देना ही नहीं उसको, उसका कुछ होना जाना ही नहीं, कुछ नहीं है, तो आप ये कर क्यों रहे हो। हाँ, उसको अगर 4 पैसे का फायदा होता है तो फिर आप ऑनरेरी दो, नहीं होता तो फिर क्यों आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो भाई, बंद करो इसको। अब चलते हैं जंतर मंत्र के लिए। 20 तारीख को जंतर मंत्र पे अरबाल ने वीडियो जारी किया था और वीडियो साफ सुथरा था, अपील थी। और अगर सभी देश के सैनिक एक मंच पे आते हैं, बड़ी खुशी की बात है, आना चाहिए। किसी का संगठन आए ना आए, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आ सकता है, कोई रोक नहीं है। जैसे कि आप राजनीति में, हमारे संगठन में राजनीति के नहीं आ सकता, लेकिन हमारे वोट के ऊपर का अधिकार तो कोई संगठन नहीं छीन रहा है ना।
वैसे ही आपका जाने का अधिकार कोई संगठन नहीं छीन रहा है। मैंने आज जैसे एफवी के अध्यक्ष से बात किया सुबह ही, ठीक है ना, तो उन्होंने अपना बिल्कुल साफ निर्णय दिया कि भी जो तरन तारण की टीम ने ये जो घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन आज जो कुछ भी था एफपी का अभी भी सब कुछ वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, अच्छा बुरा जो कुछ भी है। लेकिन अगर हमने सब कुछ डाल दिया है तो फिर मैं जयपुर में क्या लेके आया था? और आज भी एफईए बुरा है, तो जब बुरा है एफईए तो फिर हम वहाँ जाके क्या करेंगे? ठीक है ना। अरे कम से कम कोई तो बंदा होता ना, जो भी जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप अगर एफईए को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि एफईए तो है ही नहीं, हम बोल रहे हैं कि भाई हाँ वो रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन आज बाकी जो नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे हैं, एफईए नहीं है। तो भाई जब हमारा जब स्वीकार्यता ही नहीं है तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हमारे को चप्पल मार दी, हमने खा लिए, हमारे को श्रद्धांजलि दे दी, मार दिया, हम मर गए। मेरी इंडिविजुअल की औरत के 4-4 वीडियो बना दिए कि मेरी औरत मर गई है या स्वर्गवास हो गई है, तो मैं किसी औरतों के लिए काम नहीं कर सकता, उनको न्याय नहीं दिला सकता। ये ओपिनियन गढ़ने वाले कौन है? लेकिन मेरे को कोई शिकायत नहीं है, मेरी मजबूरी है कि जब तक मेरा संगठन पूरा ही एक मतलब साथ नहीं आता तब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मैं आपको कह सकता हूं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी बंदा जाता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एकता का मैं स्वागत करता हूं। आगे जो होगा एकता का विषय अच्छा आएगा, हम तो कभी पीछे नहीं हटे, ना हटेंगे। लेकिन आज के दिन जब उस संगठन को हमारी स्वीकार्यता है ही नहीं, ठीक है ना, क्यों कि जो उन्होंने नाम बताया मैं ओपन नहीं कर सकता कि अभी भी वो लोग उसमें हैं जो मतलब ये घोषणा करने वाले। तो अगर एक दो को निकाल देने से क्या वो सारा साफ हो गया? अभी बहुत है जो आपको एक नहीं होने देंगे। तो जब एक हो जाएंगे तो एक हमारी स्वीकार्यता हो जाएगी उनको, तो हम भी शामिल हो जाएंगे। अब जब तक हमारी स्वीकार्यता नहीं है, कहाँ जाएं हम? ठीक है ना, कहाँ जाएं हम? नहीं जा सकते। और हाँ, जंतर मंत्र का आह्वान है तो इंडिविजुअल कैपेसिटी का कोई भी सदस्य जा सकता है एफईए का, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं है, किसी को मनाही नहीं है मेरी तरफ से। ये कहना है अर्जुन सिंह राठौड़ का। लेकिन मेरी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, वो मजबूरियों को मैं जानता हूं और जानने वाले भी जानते हैं, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और आप जो अपना वीडियो बनाते हो तो ज़रूर सभी को बोलो भाई एकता है, कोई नहीं, जाओ, उसमें क्या नहीं। लेकिन एज ए मतलब संगठन में वहाँ पे किस हिसाब से कदम रखूँ? सरकार ने मान लिया है, लेकिन जब सैनिक मानेंगे तभी तो एफईए स्टैंड हो पाएगा ना, ठीक है ना। आज तक इन्होंने चाहे एफईए का झंडा उतारा, एफईए का बैनर उतारा, एफईए का जूते मारे, एफईए को जो भी था माल्यार्पण कर दिया या श्रद्धांजलि दे दी, सब कुछ दे दिया। अभी भी पैरेलल एफईए खड़ा किया हुआ है, पैरेलल उनका सब कुछ चल रहा है, तो फिर कौन सा एफईए वहाँ जाएगा? ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मुझे खुद बोला कि आप जा सकते तो आप जाइए, मुझे कोई वो आपत्ति थोड़ी कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे, आप जाइए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाइयों, एकता दिखाने के लिए जंतर मंतर पे इस आह्वान पे सब आओ और सब है जो सहयोग करो। अगर हम एक नहीं होंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये तो मैं आपको लिख के देता हूँ। चाहे कोई भी संगठन के अध्यक्ष या कोई भी है, नाराज एक बार हुए चाहे 100 बार हुए, एकता के बगैर सब एक समान ही है। जैसे एकता के ऊपर कोई नहीं चल रहा है तो फिर वो उसको हम क्या कहेंगे? लेकिन साथ में लेके चलना या एकता बनाना, उसके लिए जैसे हमने एकता के लिए हमने जो दिग्गज वीरांगना संघ बनाया, नहीं चला, लेकिन कोशिश तो करके देखी ना, कोशिश तो करके देखी। अब नहीं चला तो क्या कर सकते हैं? स्वीकार करते हैं, अभी यहाँ फेल हो गए, चलो उनको कर लेने दो, हमने एक कोशिश की है, हम नहीं हो पाए। अगर वो हो जाते हैं तो बाद में हम भी वो साथ में हो जाएंगे, कोई बात नहीं है।
ठीक है ना। तो इसलिए कोई किसी की शिकायत नहीं है, और मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। और जो भी आगे कुंभ की क्लिपें हैं, जो अभी भी कुंभ के अंदर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कितने मरे हैं कितने नहीं मरे हैं, लेकिन ऑफिशियल जो खोया पाया की रिपोर्ट जो हमारे पर्सनल बंदे ने और एबीपी न्यूज़ के जो अपना संदीप चौधरी ने जो स्टेटमेंट दिया अपने प्रोग्राम में, जो 7 से 8 बजे चलता, 8 तक चलता है, ठीक है ना, सीधा सवाल, तो वो स्टेटमेंट एक ही है कि 2000 से ज़्यादा लोग गायब है। अब वो जिंदा है या गायब है, क्या है, ये आगे की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस झूठ को क्या बोलोगे? ये झूठ कौन बोल रहा है? ये कौन सा लेटर दिखा रहा है जो 18 महीने का बकाया भत्ता मिल भी गया है, और उसके बाद में मतलब ये दोबारा है जो वीडियो बना रहा है। तो आप सोचो कि कथनी और करनी में कितनी अंतर है।